इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन जुडिशरी के बीच एक टसल या मैं फिर कहूं एक खींचतान देखने को मिल रही है, जहां कुछ टाइम पहले हमारे लॉ मिनिस्टर ने एक इंटरव्यू में कहा कि कॉलेजियम एक एलियन कॉन्सेप्ट है। कॉलेजियम सिस्टम इज एलियन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने भी कॉलेजियम पर एक टिप्पणी की। दिस हिस्टोरिक पार्लियामेंट्री मैंडेट वाज अनडन बाय द सुप्रीम कोर्ट by a majority of 4:1। आपने ये वर्ड यूज किया कॉलेजियम, इसका मतलब क्या है? फिलहाल के लिए तो बस इतना जान लो कि कॉलेजियम एक ग्रुप है और ये ग्रुप हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है। लेकिन हमेशा से कॉलेजियम एग्जिस्ट नहीं करता था, यानी कि जजेस को अपॉइंट करने का तरीका पहले कुछ और हुआ करता था। और वो तरीका क्या था? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 124 और इसमें कहा गया है कि हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस, लेकिन इसके लिए प्रेसिडेंट को कंसल्ट करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को। अब इस आर्टिकल में जो ये वर्ड यूज किया गया है कंसल्ट, सारा का सारा पंगा इसी वर्ड के ऊपर है। यानी कि इस वर्ड का मतलब समझा क्या जाए। जब कंसल्ट करने की बात चल रही है तो प्रेसिडेंट जब जजेस को कंसल्ट कर रहे हैं और जजेस जो उनको एडवाइस दे रहे हैं, क्या प्रेसिडेंट को वो एडवाइस माननी जरूरी है या नहीं, इसके ऊपर सारा का सारा पंगा है। अच्छा, आप लोगों को एक अंदर की बात बताता हूं, जो ये मैं बार बार कह रहा हूं, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, असलियत में प्रेसिडेंट के पास बस सिग्नेचर करने की पावर होती है, सारे के सारे डिसीजंस हमारी गवर्नमेंट लेती है। चलो अब आपको जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती थी ये समझाने के लिए मैं आपको हिस्ट्री में लेके चलता हूं। तो अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लें और कहानी को एंजॉय करना शुरू करें। तो इंडिपेंडेंस के बाद चीजें गवर्नमेंट के हिसाब से चल रही थी। प्रेसिडेंट बस जजेस के साथ कंसल्ट कर लेते थे एक बार और अपने अकॉर्डिंग फिर नए जजेस की अपॉइंटमेंट कर देते थे सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन गवर्नमेंट हमेशा एक बात का ध्यान दे रही थी कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो पोजीशन है उस पर हमेशा सीनियर मोस्ट जज को ही अपॉइंट किया जाए। यह सिस्टम काफी सालों तक चलता रहा, लेकिन ट्विस्ट आता है ईयर 1973 में, जब प्रेसिडेंट ने जस्टिस एएन रे को अपॉइंट कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पोजीशन पे, जबकि उनसे 3 और भी सीनियर मोस्ट जजेस अवेलेबल थे। और 4 साल बाद फिर से कुछ ऐसा हुआ जब जस्टिस एमयू बेक को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया गया, उस समय के सीनियर मोस्ट जजेस को साइड रखते हुए। अब यह बात चलने लगी थी कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस जुडिशरी में कुछ बढ़ता ही जा रहा है। इसी वजह से ईयर 1982 में एक केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंचता है, जिसमें पूछा गया कि कंसल्टेशन विद सीजेआई इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट और नॉट। यानी कि आर्टिकल 124 के अंडर प्रेसिडेंट को जजेस को कंसल्ट करना है और जजेस के द्वारा एक एडवाइस प्रेसिडेंट को जो दी जाएगी, क्या प्रेसिडेंट को वो एडवाइस माननी जरूरी है या नहीं, ये क्वेश्चन इस केस में पूछा गया। केस के जजमेंट में कहा गया कि कंसल्टेशन को मानना जरूरी नहीं है, यानी कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से भी अपॉइंटमेंट्स कर सकते हैं। ये केस काफी फेमस है और इसको फर्स्ट जजेस केस के नाम से भी जाना जाता है। अभी आपको धीरे धीरे सेकंड जज केस और थर्ड जज केस भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस जजमेंट के बाद फिर से चीजें गवर्नमेंट के हिसाब से चलने लगी, लेकिन फिर आता है ईयर 1993 और एक और केस पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में, और इस केस को सेकंड जज केस नाम से भी जाना जाता है। इस केस में फर्स्ट जज केस के जजमेंट को चैलेंज किया गया और जब इसका जजमेंट आता है तो वो जुडिशरी के फेवर में आया और जजमेंट ये था कि सीनियर मोस्ट जज को ही सुप्रीम कोर्ट का सीजेआई बनाया जाएगा, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सबसे सीनियर मोस्ट जज ही होंगे। और आप कह सकते हैं कि यहीं से कॉलेजियम की एक तरीके से शुरुआत हुई, लेकिन अभी तक ये डिफाइंड नहीं था कि कॉलेजियम सिस्टम वर्क कैसे करेगा। फिर ईयर 1998 में एक और अर्जी पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि कॉलेजियम सिस्टम वर्क कैसे करेगा, इस चीज पर क्लैरिटी मिलनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो जजमेंट दिया वो ये था कि कॉलेजियम सिस्टम एक 5 मेंबर्स की बॉडी होगी। इसमें होंगे एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसके अलावा 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस होंगे इसमें, और ये जो कॉलेजियम होगा ये रिस्पॉन्सिबल होगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट, प्रमोशंस और ट्रांसफर्स के लिए। कॉलेजियम जजेस के नामों को प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगा और प्रेसिडेंट चाहे तो इन नामों को वापस भी वो भेज सकते हैं, लेकिन उनको रीजन बताना पड़ेगा कि इन नामों को वो वापस क्यों भेज रहे हैं। और ध्यान रहे, प्रेसिडेंट इन नामों को सिर्फ एक ही बार वापस भेज सकते हैं, और अगर जुडिशरी दोबारा ये नाम रिकमेंड करके प्रेसिडेंट के पास भेजेगी तो प्रेसिडेंट को मानना ही पड़ेगा और उस पर सिग्नेचर करके अपॉइंटमेंट्स करनी ही पड़ेंगी। तो इस जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट यानी कि जुडिशरी का बोलबाला चलता रहा फिर कुछ टाइम तक आगे तक। लेकिन फिर ये बात आने लगी कि अब अपॉइंटमेंट्स में जो जजेस की अपॉइंटमेंट हो रही है उसमें नेपोटिज्म आपको देखने को मिल रहा है। नेपोटिज्म यानी कि परिवारवाद। अब कहानी को थोड़ी देर पॉज करते हैं और मैं आपको कुछ एक ज्ञान की बात बताता हूं, क्योंकि कहानी में आगे बढ़ने के लिए ये बात आपको पता होनी बहुत जरूरी है। तो बात ये है कि हमारे कंट्री में जो कानून बनाने की पावर है वो पार्लियामेंट के पास है, यानी कि हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद जो हैं, उनके हाथ में ये पावर है। लेकिन
हमारी जुडिशरी के पास ये पावर है कि जो कानून बनाया गया है उसको वो चेक कर सकती है, रिव्यू कर सकती है। यानी कि ये जो कानून बनाया गया है क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के दायरे में है या नहीं है। अगर वो संविधान के दायरे में नहीं है, ऐसा अगर जुडिशरी को लगता है, तो उस कानून को जुडिशरी खत्म कर सकती है। इतनी बड़ी पावर है हमारी जुडिशरी के पास। तो अब आगे बढ़ते हैं फिर, और मैं बात कर रहा था नेपोटिज्म की, कि जुडिशरी के ऊपर नेपोटिज्म के आरोप लगने लगे थे। अब इसके चलते ईयर 2014 में पार्लियामेंट से एक कानून पास करवाया जाता है। इस कानून का नाम है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन एक्ट ऑफ 2014। इस कानून के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 124A ऐड किया गया, जिसमें लिखा गया कि अब कॉलेजियम की जगह होगा NJAC यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। NJAC में टोटल होंगे 6 मेंबर्स। एक होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस, और एक होंगे हमारे लॉ मिनिस्टर और 2 एमिनेंट जूरिस्ट। अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि 6 में से 3 मेंबर्स जो हैं वो जुडिशरी की तरफ से हो गए हैं और जो बाकी के 3 मेंबर्स हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से हैं। और यह भी प्रोविजन रखा गया है कि NJAC में कोई भी 2 मेंबर्स किसी भी डिसीजन को वीटो कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जुडिशरी की जो ताकत उन्हें मिली थी कॉलेजियम वाली, वो अब थोड़ा बैकफुट पे चले गए और जुडिशरी इस बात से खुश नहीं थी। तो अब जुडिशरी की बारी थी, इसलिए ईयर 2015 में एक और केस आता है सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें NJAC की वैलिडिटी को चेक करने के लिए कहा गया कि क्या NJAC जो बनाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है या नहीं है। जजमेंट काफी इंटरेस्टिंग था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NJAC एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी इस कानून को हटा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कहा गया कि NJAC हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 50 का वायलेशन है, क्योंकि आर्टिकल 50 जो है वो बात करता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो गवर्नमेंट है और जो जुडिशरी है वो 2 इंडिपेंडेंटली अलग अलग तरीके से काम करनी चाहिए। तो इस आर्टिकल का हवाला देते हुए हमारी जुडिशरी ने कह दिया कि जो NJAC एक्ट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसका मतलब क्या है कि जो आर्टिकल 124A ऐड किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, उसको हटा दिया गया और फिर से कॉलेजियम सिस्टम पावर में आ गया। तो इस जजमेंट के बाद यानी कि 2015 के बाद कॉलेजियम सिस्टम अपना आराम से काम करते हुए आ रही है, लेकिन रीसेंट टाइम में थोड़ी टसल देखने को मिल रही है हमें गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में, जहां जुडिशरी कुछ ऐसी बातें कह रही थी कि जो हम नाम भेज रहे हैं वो अपॉइंटमेंट्स हो नहीं रही हैं ठीक से, और वहीं गवर्नमेंट की तरफ से जैसे हमने रिसेंटली देखा कि किरेन रिजिजू का स्टेटमेंट आया, हमारे लॉ मिनिस्टर, उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट जी ने कॉलेजियम पे टिप्पणी की, और गवर्नमेंट का कहना है कि हमें अब कुछ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, कुछ चेंजेस को लाने की जरूरत है जजेस की अपॉइंटमेंट में। और मुझे लगता है कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी में ये सब चेक एंड बैलेंसेस होना जरूरी है। कभी कुछ गवर्नमेंट कह रही है तो कभी कुछ जुडिशरी कह रही है, लेकिन ओवरऑल चीजें अच्छे से फंक्शन करनी चाहिए। इसी उम्मीद के साथ देखते हैं क्या होता है आगे। आप लोग मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताएं कि आप लोग इस मुद्दे में क्या सोचते हैं। आप लोग, मैं देखता हूं कि जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं उसका आंसर देते नहीं, आप लोगों का भी तो कुछ विचार होना चाहिए ना। तो आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बताएं कि आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत। ओह माय गॉड, आज बहुत क्रेजी हो गया। आप अभी हाँ बोल देते हो, बाद में वो ओवर एक्टिंग दिखता है। वो क्या तरीका था?